टोटल 25,000 रुपये एनुअल प्रीमियम हो गया सर आपका, साल के हिसाब से, यानी कि महीने का, एक महीने का सैलरी हो गया सर। 25,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो एक 25,000 रुपये साल के हिसाब से अलग कर दो आपका मेडिकल और हेल्थ के लिए, मेडिकल और लाइफ के लिए। मतलब 2,000 रुपये पर मंथ आपको जो काटना है, काटना साइड तो अलग करना है, 2 मंथली के हिसाब से ना, 2,000 रुपये पर मंथ हर महीने पहले साइड कर दिया करो। अब कितना बचा सर? बैलेंस इज 90,000 माइनस 25,000। ये 90,000 कहाँ से है सर? 3 लाख रुपये सैलरी था हमारा तो। अरे चाचा, पूरा 3 लाख रुपए इसी में थोड़ी डालना है आपको। मनी मैनेजमेंट इन लेस इनकम, कम कमाई में भी पैसे को मैनेज करें। सबसे बड़ा और सबसे पहला लेसन आज का यही है कि आपको ये जो चेन है सर, ये जो ऑर्डर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सदियों से चलती आ रही है, सबसे पहला तो सर ये ऑर्डर को बदलो। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेविंग करने का, ये ऑर्डर को बदलो। आदमी क्या कहता है, इनकम आया, खर्चे पानी सारा जरूरी कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्ट कर देंगे। सर गलत है ये, कुछ बचबे नहीं करेगा, यहीं निपट जाएगा सब कुछ। इच्छाएं अनंत है ना अपनी, मन कर गया जरा ये भी, जरा ये भी, जरा वो भी, निपट गया पैसा। अरे बचबे नहीं किया कुछ, अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने भी चाचा तुम यही करोगे, यही नौटंकी तुम पिछले अगले महीने भी करोगे, अगले महीने भी करोगे, और कभी तुम्हारा कुछ नहीं बचो। हमरा बहुत कुछ बचबे नहीं पा रहा है, कहाँ से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें? तुम कभी नहीं कर पाओगे। तरीका बता रहा हूं, ये वाला तरीका कर लो सर। पैसा आया, पहले बचाओ, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। अब जो बच गया उसको खर्चा करेंगे। अच्छा सर, कुछ नहीं बच रहा, आपको नहीं पता है कि हमारा खर्चा इतना है कि हम कुछ सेव कर ही नहीं आ रहा हूं, इलाज बता रहा हूं, अभी रुको सर। उसके बाद जो बच गया तो वो हमको खर्चा करना है, राइट? ये है ऑर्डर बदलो सर, ऑर्डर तरीका, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस बदलो, ठीक है। अगली बात, कैलकुलेट योर कैश फ्लो एनुअली। यहां एक बड़ी गलती करते हैं लोग। इनकम कितनी है? 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना। अरे भैया साल का हिसाब लगाया करो। अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हो तो इसको ऐसे सोचना शुरू करो कि आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हो। ऐसे सोचना और ऐसे बोलना शुरू करो। क्या फायदा है इसका, बताता हूं। मेक इजी मैनेजमेंट ऑफ योर कैश फ्लो। कैश फ्लो समझते हो? कैश कितना आ रहा है आपके पास, कितना जा रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, या जितना आ रहा है उससे ज्यादा चला जा रहा है। मतलब आप पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब आपके पास बच ज्यादा रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। या न्यूट्रल, जितना कमाया उतना खर्च। क्या है ये आपको साल में अंत में पता लगेगा। महीने का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस महीने ज्यादा खर्च हो गया, अगले महीने कम रहा, या इस महीने कम, अगले में, ऐसी महीने में कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पूरे साल का ऐसे हिसाब लगाया जा सकता है। इस महीने अगर ज्यादा खर्चा हो गया, अगले महीने कम कर लेंगे। अगले महीने अगर हमने बहुत ज्यादा बचा लिया तो अगले महीने थोड़ा सा कर लेंगे ज्यादा। साल भर का लगाओ सर। कैश फ्लो का कैलकुलेशन आप इजी हो जाएगा आपके लिए करना। यू विल बी एबल टू मेजर कैश फ्लो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। साल के अंत में आपको पता लगेगा। इज योर इनकम बीटिंग इन्फ्लेशन एनुअली के नहीं। आपका जो इनकम है साल भर में, जो इन्फ्लेशन है भैया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो है हर महीने का 6%, हर महीने का नहीं, साल का 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, या 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो आपकी बचत क्या 10% से ऊपर हो रही है? क्या नहीं हो रही है? तो क्या कमाई में 10% की ग्रोथ है क्या? ये आप हिसाब लगा पाओगे जब आप कैश फ्लो एनुअली कैलकुलेट करोगे। तो आज के बाद से अपनी इनकम मंथली गिनना बंद कर दो, साल के हिसाब से गिनना शुरू करो सर। इजी हो जाएगी लाइफ। अब परसेंटेज और डिस्ट्रीब्यूशन, कितना परसेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये समझो। यहां भी देखो सर, जो परसेंटेज मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट रखा है, एक्सपेंस नहीं रखा मैंने, पहले रखा है इन्वेस्टमेंट। आपके टोटल कमाई का 30% इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 30%? इतना बचिए नहीं रहा। अरे आ रहा है, तुम्हारा कंसर्न यही आ रहा है यार। रुको, बचिए नहीं रहा है, बचिए नहीं, सुबह से चिल्ला रहे हो, बचिए नहीं रहा है। रुको, नेसेसिटी, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उस पर 50% जाएगा सर। 25,000 कमा रहे हो तो 12,500 से ऊपर इस पर नहीं जाएगा सर। हमारा तो 20,000 चला जा रहा है। बोले ना आ रहे हैं, रुको ना यार, ठीक है। अच्छा, क्या होता है इन कैटेगरी में, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब ये भी हम बात करने वाले हैं। वांट्स एंड लग्जरी, इच्छाएं, या अमीर दिखेंगे, जरा महंगा वाला शर्ट ले लें, महंगा वाला जूता ले लें, महंगा वाला फ़ोन ले लें, थोड़ा रॉब बनेगा, इज्जत ज़्यादा मिलेगी, वो सब वांट्स एंड लग्जरी में 20%। ख़त्म नहीं करना है इसको भी, इंसान है, इच्छाएं हैं, चलो ठीक है, इसके लिए भी कर लेंगे। कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, वो सब इसमें आएगा। तो 20% इसके लिए भी रखेंगे साल का, सबका एनुअली बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए
अगर आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो मैं कहता हूं सर आपका इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए होना चाहिए साल का। आपका 90,000, हाँ जी, तो मतलब 7500 रुपए पर मंथ हो गया। नेसेसिटी जरूरत में आपका 1.5 लाख रुपए पर एनम होना चाहिए सर, मतलब 12,500 रुपए पर मंथ हो गया। सर वांट्स एंड लग्जरी में 60,000 रुपए पर एनम यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए। अब इसके अंदर घुसते हैं, आओ जरा। अब कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट समझो सर, किस किस कैटेगरी में हमारे को कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने लिखा है लाइफ इंश्योरेंस। अरे आपने स्टॉक मार्केट नहीं लिखा, म्यूचुअल फंड नहीं लिखा? नहीं, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। क्यों होता है बताता हूं, लेकिन पहले समझो कि कितना होना चाहिए। योर 30 ईयर ऑफ इनकम शुड बी सिक्योर्ड। आपके 30 साल की जितनी कमाई होगी उतना सिक्योर होना चाहिए, मतलब कल को कुछ हो जाता है तो उतना पैसा फैमिली को मिल जाए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर 3 लाख रुपए साल का आप कमाते हो तो आपका 1 करोड़ रुपए के लगभग आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। देखो सर होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि इतना पैसा कमा लेंगे, 60 में रिटायर होंगे, 70 में रिटायर होंगे। हल्का सा भी कोई मिसहैपनिंग हो गया ना सर, बात कड़वी है लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है बहुत तो लोगों के साथ। हल्का सा भी कुछ मिसहैपनिंग हो गया ना, आपका सारा बचाया हुआ पैसा सर आपके मरने के बाद फैमिली उसी से गुजारा कर रही होगी किसी तरीके से। तो इससे अच्छा है वो बचाया हुआ पैसा भी बचा हुआ रहे, अपने आप को सिक्योर कर लो ना पहले थोड़ा सा अमाउंट दे करके। एक टर्म इंश्योरेंस आपको इस सारी प्रॉब्लम से निजात दिला देगा सर। आपको कल को कुछ हो जाता है तो आप टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी वो पैसा आपकी फैमिली को दे देगा। देखो सर लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है, आप कितना भी किधर भी इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, किधर भी कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका अपनी लाइफ को सिक्योर करने में यानी कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने में होना चाहिए। अब आप पूछोगे टर्म इंश्योरेंस कहां से लेना चाहिए, तो बता देता हूं। जब भी आप किसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेने जाओ उस कंपनी का क्लेम पेड रेशियो जरूर चेक कर लेना। इसका मतलब होता है कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उसमें से उन्होंने कितने सेटल करे, उसका परसेंटेज होता है क्लेम पेड रेशियो। सर ये तो हो गई लाइफ इंश्योरेंस की बात। अगला है सर हेल्थ इंश्योरेंस। इस पर एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं, फिलहाल आगे चलो। पहले सर नेसेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं जरा ये समझ लेते हैं। नेसेसिटी में आती है किसी भी तरह का आपको कोई ईएमआई चल रहा हो, घर का ईएमआई है, पर्सनल लोन की ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, चाहे आईफोन चमकाने के लिए आपने लिया है उसकी ईएमआई चल रही है, किसी भी तरह का ईएमआई है। सर किसी घर का रेंट हो गया, आप मान लो रेंट पर रह रहे हो, किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल हो गया, फोन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, कोई भी तरह का बिल हो गया, ये सब तो आपको पे करना ही है, इससे बचोगे थोड़ी। अच्छा कई लोग ईएमआई को इन्वेस्टमेंट में समझ ले रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट है भैया हम तो घर लिए उसका ये। सर ईएमआई कोई भी ऐसी चीज जो आपको देना ही देना है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है, मजबूरी है, वो नेसेसिटी में आ गई। इन्वेस्टमेंट तो आप अवॉइड भी कर सकते हो लेकिन करना नहीं है, कर सकते हो। जो चीज आप अवॉइड कर सकते हो वो नेसेसिटी कैसे हो गई? नेसेसिटी मतलब इसके बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दोगे तो कान पकड़े घर से बाहर कर देगा। आप कहोगे औकात है उसके कान पकड़ ले आए तो, मतलब मजाक कर रहा हूं भैया, वो रिक्वेस्ट करके आपसे कहेगा भैया प्लीज निकल जाओ हमारे घर से, ऐसा कह सकता है, ठीक है। स्कूल कॉलेज का फीस, बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो वैसा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यार ये नेसेसिटी है क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैं शिमला मसूरी घूमने नहीं कह रहा हूँ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या बाल बच्चे इधर उधर स्कूल से ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ग्रोसरीज, खाने पीने का आइटम, मेडिसिन, कोई दवाई दारू चल रहा है माँ बाप का या खुद का किसी भी तरह का, ETC और भी ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई ज़रूरत में। ज़रूरत के लिए मैंने कितना बोला? 50%। 50% से ऊपर नहीं खर्च करने का चाचा। अब आओ अगला। अगला है वॉन्ट्स एंड लग्जरी, जिसके चक्कर में आधी दुनिया पागल और बर्बाद है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा इसी में चला जा रहा है भैया, ठीक है। आओ समझो। सर नया फ़ोन ले लिया, नया फ़ोन लेने का मन चल कर रहा है, बाहर चलो, आज बाहर घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, खाने में बाहर चलते हैं रेस्टोरेंट में खाएंगे, बाहर कहीं घूमने में, चलो शिमला घूम घाम के आते हैं, मन कर रहा है, पैसा नहीं है, चलो पर्सनल लोन ले लेते हैं, शिमला घूमने के लिए पर्सनल लोन कौन लेता है यार? नहीं, स्विट्जरलैंड या मालदीव उलदीव जाने के लिए लेते होंगे लोग। बाहर सिनेमा में देखना है, नया कोई सिनेमा आया है, चलो सिनेमा देख के आते हैं। सर कपड़ा वपड़ा खरीदना है, एक्सेसरीज, कुछ भी ऐसा। सर एनी बाइंग विच कैन बी अवॉइडेड, मैं कहता हूं वो वांट्स है या लग्जरी है। देखो समझाता हूं कैसे। कुछ भी आपको खरीदने उतने का मन करे ना, जैसे कोई शर्ट पसंद आ गया और शर्ट आपका फटा हुआ है, दूसरा कोई शर्ट नहीं है आपके पास। अब शर्ट अगर फटा हुआ है तो मजबूरी बन गई, फिर तो लेना ही पड़ेगा ना। मैं कहता हूं जब भी कुछ भी खरीदने का मन करे आपको, आप खुद को ये बोल दो 2 दिन बाद खरीदेंगे।
कुछ भी मॉल में कुछ भी ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, वो आप बोलो 2 दिन बाद खरीदेंगे, और सच में वही करो, 2 दिन बाद ही खरीदो। अब 2 दिन तक अगर आपकी इच्छा जिंदा है, अगर आपको लग रहा है हाँ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मॉल वॉल में होता क्या, जब आप जाते हो ना अपना एकदम वो जाग जाता है, ले ये ले ले ये ले ले ये ले। अपने आप को उससे बचाना है तो अपने आप को एक गोली देना पड़ेगा, 2 दिन बाद ले लेंगे। सर 2 दिन बाद अगर आपकी शर्ट फटी हुई है तो आपकी ज़रूरत है, 2 दिन बाद भी मन में वही आएगा, नहीं यार शर्टवा तो लेने पड़ेगा, हमारा शर्टवा फटा हुआ है और एक ही शर्ट है ये ऑफिस जाने के लिए, बाकी सब तो टी शर्ट है उसमें अलाउड नहीं है, तो वहाँ मजबूरी है, आप 2 दिन बाद उस शर्ट को खरीदोगे और वो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन दिक्कत तब है जब शर्ट आपके पास पहले ही बहुत सारे हैं और वो एकदम नारंगी कलर का शर्ट नया नया आया है, ले लेते हैं। सर 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद लेना, 2 दिन तक आपकी इच्छा की अग्नि शांत हो चुकी होगी, आपका पैसा बच गया। मैं तो ये ट्रिक अपनाता हूँ बहुत दिनों से, कोई भी चीज़ खरीदने को मन करता ना, हालांकि ऊपर वाले की कृपा से चलो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अपनाता हूँ। कोई भी चीज़ अगर ऐसी अनर्गल खरीदने का मन होता है, मैं खुद को कहता हूँ 2 दिन बाद खरीदेंगे, और 2 दिन तक सर दावे के साथ कह सकता हूँ 90% टाइम आपकी इच्छा की अग्नि शांत हो चुकी होती है, आप छोड़ चुके होते हैं, अरे छोड़ो यार कौन लेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरत है, जैसे फटल का शर्ट, तब तो लेवे का पड़ी ना, समझे। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई भी चीज़ कई बार समझ में नहीं आता, ये मेरी इच्छा है या ज़रूरत है, हैं? कई बार कंफ्यूज जाते हैं, अरे फ़ोनमा मेरा तो मतलब स्क्रीन थोड़ा टच ठीक से काम नहीं कर रहा है, ले लें क्या नया फ़ोन जब आए हैं मार्केट। तो 2 दिन रोक लो अपने आप को, 2 दिन बाद भी अगर वो परेशान कर रहा है टच, ले लेना, लेकिन अगर काम चल जा रहा है तो छोड़ दो ना। ठीक, अब अगला अगेन एक बार फिर से मैं वहीं आ गया, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर पहला ऑप्शन मैंने बता दिया लाइफ इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कितने का लें। मैं कहता हूं सर अपने शहर के अकॉर्डिंग लो। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो, टियर 1 सिटी मतलब बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस तरह के शहर में अगर आप रहते हो तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का तो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि इससे कम में बात बनेगी नहीं। हॉस्पिटल जरा घुस के देखो तो सही, सर घुसते ही आपके पॉकेट से 5-6 लाख रुपए तो ऐसे ही निकाल लेंगे। पता चला हमको बुखार हुआ है, ले लेंगे 5 लाख रुपए, अरे हमको सिर्फ जुकाम है 5 लाख तो दे दो कम से कम। ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पता नहीं क्या क्या बना करके 5-6 लाख तो चुटकी बजाते बजाते निकलवा लेते हैं आपसे। तो 5-6 लाख से चलने वाला है नहीं भैया, 10-15 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस तो अगर बड़े शहर में तो होना चाहिए। छोटे शहर में हो, जैसे टियर 2 टियर 3 क्या होता है, जैसे लखनऊ जैसे सिटी है सब टियर 2 में आ गए, टियर 2-3 क्या हो गया, उससे भी गोंडा जैसे शहर हो गए वो सब टियर 3 में आ गया। सब 5 से 10 लाख रुपए अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो आपका इतने का इंश्योरेंस होना चाहिए। बड़े शहर में रह रहे हो तो 10 से 15, आजकल छोटे शहरों में भी 5 लाख में क्या ही होता है, तो 5 लाख तो मिनिमम तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, अगला है इमरजेंसी फंड, आता हूं इन पर भी आता हूं। अब समझो मैंने क्या कहा सर, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो 10,000 रुपये साल का अलग कर दो, 800-900 रुपये महीने का अगर लग रहा है तो 10,000 के आसपास साल का हो गया ना। सर फॉर मेडिकल 15,000 रुपये एनुअल अलग कर दो, 10 से 15 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस लेना है तो 15,000 में आ जाता है। टोटल 25,000 रुपये एनुअल प्रीमियम हो गया सर आपका, साल के हिसाब से, यानी कि महीने का 1 महीने का सैलरी हो गया सर। 25,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो एक 25,000 रुपये साल के हिसाब से अलग कर दो आपका मेडिकल और हेल्थ के लिए, मेडिकल और लाइफ के लिए। मतलब 2,000 रुपये पर मंथ आपको जो काटना है, काटना साइड तो अलग करना है 2 मंथली के हिसाब से ना, 2,000 रुपये पर मंथ हर महीने पहले साइड कर दिया करो। अब कितना बचा सर, बैलेंस इज 90,000 माइनस 25,000। ये 90,000 कहाँ से है सर, 3 लाख रुपये सैलरी था हमारा तो। अरे चाचा पूरा 3 लाख रुपए इसी में थोड़ी डालना है आपको, हमने क्या कहा 30% इन्वेस्टमेंट के लिए है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में 90,000 का बजट है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में 90,000 का जो अपना बजट है उसमें से 25,000 रुपये तो चला गया अपना मेडिकल और लाइफ में, तो 65,000 रुपये बचा। अब 65,000 का क्या क्या करेंगे समझो। इमरजेंसी फंड, सर इमरजेंसी फंड है ना सर, यूट्यूब पे कोई बात ही नहीं करता है इसके बारे में, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी एक मैं सोच रहा हूँ डिटेल वीडियो करूँ इस पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पूरा। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मुझे इमरजेंसी फंड का सच में रियल रोल समझ में आया। आप चाहो तो वो घटनाएं शेयर करूंगा, लेकिन आगे डिटेल में इमरजेंसी फंड पर कभी सोच रहा हूँ मैं करूँ, बात करना चाहिए इसमें, बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं बात करता, सब स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, जमीन में। अरे भैया चलो छोड़ो, इमोशन एकदम मेरा जाग जाता है इमरजेंसी फंड के बारे में बात है। और जब इमरजेंसी फंड की बात आए सर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एफडी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लोग कहते हैं ना एफडी नहीं, बेकार है, बेकार बेकार है, मारे गिरबान पकड़ के पटक पटक के, कल को जब रात के 2 बजे पैसे का जरूरत पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट तो बंद रहेगा, कहां से मिलेगा तुमको पैसा?
सर एफडी है जो कि रात बेरात कभी भी तोड़ो खट से अपने बैंक में आ जाता है। ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करोगे तो सकता है ना आए। तो इस पर कभी जब डिटेल में बात करेंगे तो बताऊंगा इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए सर। कितना जाना चाहिए इमरजेंसी फंड? फिर से मैं कहता हूं कि 1 महीने की पूरी सैलरी, एनुअली वाला, पूरे साल का के हिसाब से 1 महीने की पूरी सैलरी, यानी कि महीने का हिसाब से 2000 रुपए पर मंथ आपका जाना चाहिए सर। रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी समझते हो ना? फिक्स डिपॉजिट होता है कि एक मोटा पैसा है तो एक बार आपने डाल दिया। रिकरिंग डिपॉजिट होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा। तो ये जो 2000 रुपए पर मंथ आप करोगे, ये रिकरिंग डिपॉजिट करोगे, फिक्स नहीं, रिकरिंग। दोनों में इंटरेस्ट सब एक ही बात है। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा सर? 65,000 पहले था, 25,000 इधर गया साल का हिसाब से, तो साल का आपका 35,000 रुपए बचा। इस 35 का क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब नॉन गारंटीड रिटर्न वाला कोई ऑप्शन हम सुनेंगे जिसमें गारंटी नहीं होती पैसे की। कौन कौन से ऑप्शन है? म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, कोई अच्छा सा स्टॉक चुनो उसमें करो। आरईआईटी, आरईआईटी क्या होता है? इस पर भी मैंने कभी बात नहीं करी है, कर लेंगे कभी। आप जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो मोटा पैसा चाहिए ना सर। आप 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये महीने से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू स्टॉक मार्केट। कैसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, डिटेल बात कर लेंगे कभी। तो आरईआईटी कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा गोल्ड नॉन गारंटीड? अरे गोल्ड में तो गारंटी पैसा मिलता है। पैसा मिलता है लेकिन कोई गारंटी है कि 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 15% मिलेगा? अपनी मर्जी से बढ़ेगा ना वो। सर बढ़ेगा तो ये भी, बढ़ेगा तो ये भी, लेकिन कितना बढ़ेगा अपने को नहीं पता। अगले साल हो सकता है कि जब हमको पैसे की जरूरत हो तो गिरा हुआ हो, मेरा 50,000 45,000 बना हुआ हो। इसमें भी हो सकता है ऐसा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा मान लिए, लेकिन अगले साल या 10 साल बाद जब भी मेरे को जिस साल पैसे की जरूरत है उस साल हो सकता है घटा हुआ हो। तो इसीलिए बोलते हैं नॉन गारंटीड। लेकिन कितना पैसा डालना है इसमें? अगेन 1 महीने की सैलरी, हर में 1 महीने की सैलरी। अच्छा ये फॉर्मूला हर फिगर पर नहीं बैठेगा, आप चेक कर लेना। मतलब ये परसेंटेज मैंने आपको दे दिया, 30% देखो इन्वेस्टमेंट में, 50% अपने जरूरत नेसेसिटी में, और 20% रखो अपनी इच्छाओं की अग्नि को शांत करने के लिए। रखो उसको भी, इंसान है, इतना नहीं दबाना, थोड़ा दे दो, ठीक है। अब 1 महीने की सैलरी इसमें भी जाएगी, यानी कि 2000 रुपये पर मंथ इसका भी जाएगा। अच्छा वो 2000 रुपये पर मंथ, चलो इसको भी तोड़ के बता देता हूँ, ये भी सवाल करते हैं लोग। मैं कहता हूँ सर 500-500 रुपये का 2 म्यूचुअल फंड करना, 2 म्यूचुअल फंड एसआईपी करो 500-500 रुपये का। सर 1000 का एक ही क्यों नहीं कर लें? 5-5 से 2 क्यों करें? सर 500 का 2 इसलिए करो, एक वाला म्यूचुअल फंड हो सकता है कम अच्छा परफॉर्म कर रहा तो दूसरा ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो 500 का 2 म्यूचुअल फंड 1000 के एक म्यूचुअल फंड से बेटर है, ठीक। अच्छा इसमें भी कुछ लोग आ जाएंगे, आप कैसे बोल रहे हो सर? अरे कर लो यार जो मर्जी, मेरे हिसाब से पूछ रहे हो तो मेरी प्रेफरेंस ये है, ठीक। उसके अलावा 1000 रुपये का आप एसआईपी करो सर डायरेक्ट स्टॉक में। डायरेक्ट स्टॉक में भी एसआईपी होता है क्या? हाँ जी, डायरेक्ट स्टॉक में हर महीने मैनुअली आप आपके बैंक से आप कर सकते हो। आपने कोई टाइटन का स्टॉक ले लिया, हर महीने टाइटन में आप 1000 रुपये डालते हो। आपको पता है ये टाइटन जैसे स्टॉक या कोई भी बड़ा स्टॉक जो ब्लू चिप्स है, वो कंपनी आगे बढ़नी है अगर आपको पता है, तो हर महीने 1000 रुपये उसमें डालते रहो, ठीक। बैलेंस कितना बचा सर? 35,000 रुपये पहले था, अब 25,000 रुपये इसमें गया, मतलब 10,000 रुपये मेरा बच रहा है। 10,000 का क्या करूं मैं? गारंटीड रिटर्न, इसका भी अलग रेलेवेंस है। एक तो देखो इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड वो फंड हुआ जहां पर हम रिटर्न की चिंता नहीं करते हैं। सर एफडी में तो बहुत कम रिटर्न परसेंटेज मिलता है। अरे रिटर्न के लिए थोड़ी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि रात बेरात कभी जरूरत पड़ जाए तो पैसा हमको तुरंत खट से मिल जाए। नहीं तो जब जरूरत पड़ती है तो किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाओगे, फ़ोन ही नहीं उठाएगा, वो दोस्त को फ़ोन लगाओगे, फ़ोन ही नहीं उठाएगा। क्या करोगे? पैसे की जरूरत तो है, यहाँ जान पे पड़ी हुई है, आदमी का जान खत्म, जान चला जाएगा, पैसे की जरूरत ना पूरी हुई तो क्या करोगे? एफडी काम आएगा सर, ठीक है। तो एफडी यानी कि इमरजेंसी फंड रिटर्न के लिए नहीं करते। ये जो गारंटीड रिटर्न है इसको आप रिटर्न के लिए रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अपना मेजर जिससे मेरे को रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, कमाई एक्सपेक्ट करना है, वो नॉन गारंटीड प्लान से, क्योंकि नॉन गारंटीड प्लान से आपको कंपाउंडिंग वे में 15% मिले, 20% मिले, 30% मिले, पॉसिबल है। गारंटीड रिटर्न प्लान इसलिए हम लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होने चाहिए सर जो कि फिक्स, हमको पता है इतना रिटर्न तो ये मेरा पैसा दे जाएगा। जिंदगी में ना रिस्क भी और फिक्स भी दोनों होने चाहिए।
कुछ काम फिक्स करो जिसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे करो जिसमें रिस्क है। रिस्क वाला कम भी रिटर्न दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है, बहुत ज्यादा भी दे सकता है। फिक्स वाला पता है कि इतना देगा ही देगा। जिंदगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है, ठीक। तो गारंटीड रिटर्न वाला भी प्लान अपने पास होना चाहिए। क्या क्या है सर? गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो, कोई LIC टाइप कर लो, उसमें इंश्योरेंस भी मिल जाएगा एड ऑन, और फिक्स वो वाला भी हो जाता है। प्लस फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट भी चुन सकते हो गारंटीड रिटर्न के लिए। हालांकि टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है FD में। आप जिस इनकम स्लैब में आते हो उस इनकम स्लैब के बराबर FD में टैक्स लगता है। तो इमरजेंसी फंड के लिए FD अच्छा है, रिकरिंग डिपॉजिट अच्छा है। गारंटीड रिटर्न के लिए FD और RD मत चुनो, ऐसा मुझे लगता है। गारंटीड रिटर्न के लिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो सर, कोई LIC टाइप ले लो, उसमें थोड़ा ढंग का चुनना, या PPF ले लो, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन लॉकिंग होता है इसमें 15 साल के लिए, 15 साल नहीं, शायद मिनिमम 5 साल के लिए है, वो आप देख लेना। पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो हर महीने, ये सब में हर महीने आप पैसा डाल सकते हो। इसमें ये गारंटीड है, मतलब बोल दिया 15 साल बाद आपको इतना 2 लाख रुपये मिलेगा तो 2 लाख मिलेगा, वो 1,95,000 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए गारंटीड होना चाहिए। 10,000 रुपये साल का, यानी कि 833 रुपये पर मंथ, छोटा सा अमाउंट इसमें जाना चाहिए हर महीने। ये होती है सर तगड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है। वो कहेगा FD फालतू है, इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ भैया, ठीक। अगला समरी सुन लो सर, समरी ऑफ 30%। ये समरी ऑफ 30% मैं क्यों जोड़ दे रहा हूँ? क्योंकि ज़िंदगी बनती या बिगड़ती इसी 30% की वजह से है। बाकी तो आपका ज़िंदगी चलाने के लिए चल रहा है, लेकिन इस 30% पर डिपेंड करेगा कि आप भविष्य में अमीर बनोगे, वेल्दी बनोगे, या कूड़ा कबाड़ी टाइप रह जाओगे। इस 30% पर जोर दे करके थोड़ा समय लगा के इस पे अगर लगातार इन्वेस्ट करते चले गए सर, भविष्य में छोटी इनकम होते हुए भी बड़ा वेल्थ क्रिएट किया सकता है। मैंने डिटेल में एक वीडियो करा है कि 10,000 की सैलरी से भी करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई जा सकती है। सर्च कर लेना, सागर सिन्हा डाल करके मिल जाएगा, ठीक है। बड़े तगड़े लोगों ने प्यार बरसाए हैं उस पर, तो आप उस पर देख लेना। 10,000 की सैलरी वाले भी करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाते हैं, इसकी वजह से इस पर फोकस ध्यान लगाए रखना है। उसमें तो हालांकि बहुत डिटेल में बात करा है मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस नंबर 1, इसके लिए मैंने आपको मैक्स लाइफ का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में, वहां से आप अपनी फैमिली को इंश्योर कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बात अगर मेरी समझ आई, अच्छा लगा, मजा आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिए। आपको मैं रिप्लाई भले ही नहीं कर पाता, लेकिन हर कमेंट में पढ़ता हूं, आपको ये बात अच्छे से पता है।